अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर ये नवी जमात का तारीख व सियासियात का सबक 9 बदलती जिंदगी का पहला हिस्सा हम यहाँ पर देखेंगे। इसके सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और सियासियात, और 9वीं जमात का उर्दू, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और 8वीं जमात का जोग्राफिया का सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम इसके सवाल जवाब। ये हिस्सा 1 है। दरसी किताब का सवाल नंबर 1, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। पहला सवाल है, डॉक्टर एन गोपीनाथ की क़यादत में भारत के डैश शहर में पहली ओपन हार्ट सर्जरी का कामयाब हुई। कहाँ पर? वेल्लूर में। ये जवाब सही है। दूसरा सवाल है, डैश को जयपुर फुट के मौजिद के हैसियत से जाना जाता है। तो जवाब बे है, डॉक्टर प्रमोद सेठी। तीसरा सवाल है, अब्द कदीम और अहद वस्ता में डैश इंसान की अहम शनाख्त था। तो यहाँ जीम का जवाब है मजहब। चौथा सवाल है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डैश की वसातत के रिवायती ख्यालात में बड़ी तब्दीली लाई। तो यहाँ जवाब है दस्तूर। पांचवा सवाल है, भारतीय शहरियों को डैश को छोड़कर किसी भी रियासत में रिहाइश इख्तियार करने का हक हासिल है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। छठा सवाल है यहाँ पे 1978 के रेलवे बजट में डैश ने तीसरे दर्जे को बंद कर दिया। तो यहाँ पर है मधु दंडोते ने। यहाँ पर सातवां सवाल है, डैश रियासत कायम करने के मकसद को दस्तूर में दर्ज करने वाला दुनिया का पहला मुल्क भारत है। तो यहाँ पर है फलाही। अगला सवाल है 8, देही सन्नती तरक्की के लिए डैश कायम किया गया। तो यहाँ अलिफ का जवाब है कॉटेज इंडस्ट्रीज प्लानिंग कमीशन। नवा सवाल है, डैश की वजह से भारत में इनफरादी खानदान का निज़ाम बढ़ रहा है। तो आलमकारी की वजह से। 10वां सवाल है, तालीम के शोबे में नुमाया कारकर्दगी की वजह से डैश ने 1972 में महाराष्ट्र को फरोग ख्वानदगी की बैनुल-अक़वामी एजाज से नवाजा। तो यहाँ पर जवाब है यूनेस्को। जवाब हमने दे दिया। ये मुकम्मल हुए। दूसरा सवाल है यहाँ पे, मंदरजा झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये गलत जोड़ी है, डॉक्टर मोहन राव और उसके साथ है पोलियो। तो जवाब देखिए गलत मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लें। अब सवाल तीसरा है, दर्ज झेल तस्वुराती खाकों को मुकम्मल कीजिए। तो तस्वुराती खाके का ये जवाब है कि भारतीय शहरियों के हासिल बुनियादी हकूक क्या क्या है। तो पहला है तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी। दूसरा है बगैर इस्लाह के मुत्तहद होने का हक। तीसरा है भारत में कहीं भी रिहाइश इख्तियार करने का हक। और चौथा है यहाँ पे घूमने फिरने की आज़ादी। पांचवा है ज़ुबान, रस्मुल ख़त, सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का हक। और आखिरी है सकाफती हक। अब तस्वुराती खाके में मुआलजाती तरीके बताने हैं हमें। तो यहाँ पर कौन कौन से तरीके हैं? कुदरती तरीके कार इलाज है, यूनानी इलाज है, आयुर्वेदा इलाज है, होम्योपैथी है और एलोपैथी है। अब यहाँ पर अगला जो है ये हमें बताना है कि इन अमराज के लिए हिफाजती टीका मुहिम शुरू किया गया। ये तस्वुराती खाके को हमें पूरा करना है। तो किन किन को पूरा किया गया, कौन कौन से टीके? तो खसरा का टीका, पोलियो का टीका, काली खांसी का टीका, कजाज यानी टेटनस, टीबी का टीका और खनाक। अगला यहाँ पे तस्वुराती खाका है कि महाराष्ट्र के वो मुकामात जहाँ ज़र्री यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो राहौरी में है, अकोला में है, परभनी में है और दापोली में है। अगला तस्वुराती खाका, इन रियासतों में ग्रामीण व विद्युतीकरण सहकारी संस्थाएं कायम हुई। कहाँ कहाँ? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। आखिरी हमारा तस्वुराती खाका है कि वो मुकामात जहाँ हुकूमत महाराष्ट्र के विद्या निकेतन है। तो चखलदारा में है, नासिक में है, औरंगाबाद में है, सतारा में है। अब यहाँ पे सवाल अगला है कि भारत में तब्बी शोबे में वकूफ पजीर अहम वाक़ियात को ज़ुबानी ख़त पर दिखाइए। तो बच्चों ये हमारे सब एक्स्ट्रा मालूमात में हैं, जो भी हमारे दरसी किताब के अलावा मैं ये जवाबात आपको दे रही हूँ। इसीलिए यहाँ पे सवाल देखिए आप, ये काले मार्किंग में होता है, तो ये एक्स्ट्रा मालूमात में होता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वकूफ पजीर अहम वाक़ियात की ज़ुबानी ख़त पर दिखाए गए। यहाँ पे तो पहले 1962 में,
पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 1968 में जयपुर फुट टेक्नोलॉजी की दरियाफ्त हुई। 1971 में गुर्दों की पेबंदकारी का पहला ऑपरेशन हुआ और 1978 में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई। अगला सवाल 9 है, ये भी एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों। दर्जे झेल इक्तिबास का मुताला कीजिए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। तो यहाँ पे मुआवजना करना है आपको। आलमकारी से कब्ल के दौर में देही और शहरी समाज के हालात का मुआवजना कीजिए। तो जवाब है आलमकारी से कब्ल के दौर में देही और शहरी समाज के हालात में दर्जे झेल फर्क था। तो यहाँ हमें देही समाज और शहरी समाज से मुआवजना करना है, फर्क बताना है इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पे देही समाज में एक अहम पेशा ज़राअत और उस पर मुनहसर पेशे, लेकिन शहरी समाज में क्या है, गैर ज़रूरी पैदावार और खिदमाती पेशे को तरजीह देना। दूसरे में है यहाँ पे देही समाज का रकबे में देही समाज छोटा होने के सबब ज़बान, सकाफत, रिवायात में यकसानियत होती है। इसी तरह शहरी समाज में रकबे में वसी यानी बहुत ज़्यादा जगह होती है। ज़ुबान, तहजीब, रिवायात में तनु यानी ज़्यादा वहाँ पे फ़र्क होता है। और देही समाज में तीसरा सवाल है, पेशे इब्तिदाई नौइयत के होते हैं और शहरी समाज में बड़े पेशे थे, कारोबार और पैदावार आलमी सतह के लिए थे। अगला है यहाँ पे चौथा, बैरूनी अफराद को देही पेशों में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन शहरी पेशे में क्या करना है, दीगर इलाकों से आने वालों को अपने अंदर जम करने की इस्तात होती है। पांचवा सवाल है कि मौरूसी यानी रिवायती पेशों से वाबस्ता अफराद का तनासुब ज्यादा था। ये देही इलाके की बात हो रही, यहाँ पे शहरी इलाके में मौरूसी पेशों से वाबस्ता अफराद की तादाद कम थी। अब यहाँ पे देही समाज में कैसा था। छठा सवाल है कि मुश्तरका खानदानी निज़ाम राइज था, सरबराह खानदान और खानदानी निज़ाम को अहमियत हासिल थी, लेकिन शहरी समाज में मुश्तरका खानदान निज़ाम बिखरने लगा था और इनफरादी खानदान का निज़ाम अहमियत इख्तियार कर रहा था। खानदान का हर फर्द अहम हो गया था। इनफरादी यानी अलग अलग अपना अपने परिवार लेके रहना। अब यहाँ पे नोट लिखना है बच्चों आपको। ये दरसी किताब का सवाल है, इसमें 4 हम नोट लिखेंगे। पहला है खानदानी निज़ाम। तो यहाँ पे दर्जे झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। तो खानदानी निज़ाम के बारे में पहला पॉइंट है कि खानदान एक समाजी अदारा है जो हर समाज का एक बुनियादी ग्रोह होता है। दूसरा है पॉइंट इसका, आज़ादी से कब्ल खानदानी निज़ाम भारतीय समाज की एक अहम शनाख्त था। तीसरा पॉइंट है, भारत पूरी दुनिया में मुत्तहद यानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम के लिए मशहूर था। चौथा सवाल है, लेकिन आलमकारी और सन्नतकारी की वजह से बड़े पैमाने पर नकल मकानी होने लगी और मुश्तरका खानदान बिखरने लगा, इनफरादी खानदानी निज़ाम बढ़ने लगा और खानदान ख्वाह मुश्तरका हो या इनफरादी, बहरहाल ये हमेशा बाकी रहने वाला इदारा है। अब दूसरा सवाल 2 है, जयपुर फुट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए जवाब है 1968 में कब्ल माजूर अफराद या हादसे में हाथ पैर टूट जाने वालों को जिंदगी भर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर प्रमोद सेठी ने माहिर कारीगर रामचंद्र शर्मा की मदद से मसनूई हाथ, पैर, नाक और कान तैयार किए। इन टेक्नोलॉजी की वजह से मसनूई पैरों पर जूतों की जरूरत बाकी नहीं रहती। इन मसनूई आज़ा के इस्तेमाल करके पानी और गीले मुकामात पर काम कर सकते हैं। जयपुर फूड टेक्नोलॉजी की मदद से माजूर अफराद सेहतमंद इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। इस वजह से ये टेक्नोलॉजी माजूरों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। अगला सवाल यहाँ पे 3 है, शहरकारी को हम देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए जवाब है कि शहर या शहरी इलाके में अवाम की आबादकारी की मरकूजियत को शहरकारी कहा जाता है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से शहरकारी होती है। शहरों में सनतकारी की वजह से रोजगार पैदा होते हैं। रोजगार के मौके की वजह से ये देही इलाकों से शहरों की तरफ बढ़ते बड़े पैमाने पर नकल मकानी होती है। तब भी सहूलतों की वजह से शहर अमवात में कमी होकर आबादी में इजाफा होता है। शहरी इलाकों में मुहैया सहूलतों की सबब भी लोग शहरों की तरफ कशिश महसूस करते हैं। इस वजह से बड़े पैमाने पर शहरकारी होती है। अगला सवाल और आखिरी सवाल है चौथा, बदलती मुआशी जिंदगी। अब देखिए यहाँ पे चौथा है बदलती मुआशी जिंदगी। जवाब है अहद वस्ता से कब्ल तक गांव की जिंदगी मुआशी एतबार से खुद कुफैल होती थी। गांव की तमाम ज़रूरतें गांव ही में पूरी हो जाती थी। ज़राअत से मुंसलिक काम करने वालों को मेहनताना के तौर पर ज़र्री पैदावार का कुछ हिस्सा दिया जाता था। मौजूदा दौर में ये सूरत हाल बदल गई हैं। अशिया के बदले अशिया देने का तरीका ख़त्म हो गया है और उसकी जगह करेंसी ने ले ली।
ज़रात के साथ साथ ज़रात से मुंसलिक दीगर कारोबार शुरू हुए, देहातों में बिजली पहुंच गई, आबपाशी के निज़ाम और नकल व हमल के ज़राए में इस्लाह हो गई, शहरी समाज गैर ज़र्री पैदावार और खिदमाती पेशों से जुड़ा हुआ है, सन्नतकारी की वजह से देही और शहरी मुआशी ज़िंदगी पूरे तौर पर बदल गई है। अब अगला यहाँ पे नोट लिखना है हमें गांव पर। जवाब का पहला पॉइंट है कि आजादाना या अस्तमाई तौर पर काश्त की जाने वाली जमीनों के इतराफ रहने वाले किसानों को की बस्ती को गांव कहते हैं। ये एक्स्ट्रा मालूमात में है सवाल बच्चों। दूसरा पॉइंट है ज़रात की दरियाफ्त के साथ ही गांव भी वजूद में आ गए। तीसरा पॉइंट है इतराफ व इकनाफ में जर्री जमीनें और दरमियान में आबाद मकानात भारत के देही इलाकों की खुसूसियत है। चौथा पॉइंट है इलाके के लिहाज से देहातों की नोयत में फर्क दिखाई देता है। पांचवा पॉइंट है कि आमतौर पर देहात कम गुंजान आबादी वाले होते हैं। छठा पॉइंट है ज़रात और ज़रात से मुंसलिक पेशे देहातों में किए जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे हमारे नोट्स पूरे हो गए। चौथा सवाल है, ये दरसी किताब का सवाल है, मंदरजा झेल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। तो पहला सवाल है इसमें, पल्स पोलियो के टीके की मुहिम शुरू की गई। तो सवाल जवाब देखिए, पहला पॉइंट है 1978 से कबल भारत में पैदा होने वाले हर 10 बच्चों में से 6 बच्चे पहले ही साल में जानलेवा अमराज का शिकार हो जाते थे। दूसरा पॉइंट है, इन बीमारियों में पोलियो, खसरा, कजाज, तपदिक, खन्नाक और काली खांसी शामिल थी। दवा इलाज की कमी की वजह से अमवात की शरह ज्यादा थी, यानी दवा वगैरह इन सब की नहीं थी पहले, इसलिए क्या होता, मौतें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तीसरा पॉइंट है कि इन अमराज में काबू पाने के लिए हुकूमत ने हिफाजती टीके लगाने की मुहिम शुरू की। 1995 में पल्स पोलियो नामी हिफाजती टीके की मुहिम शुरू हुई। पल्स पोलियो आपने बच्चों देखा ही होगा, देखो टीवी पे ऐड आता है, अमिताभ बच्चन देखो 2 बूंद गोलियों के, ये ऐसा कहते हुए देखो पल्स पोलियो की 2 बूंद गोलियों के, है ना, पोलियो के ऐसा कह के वो पिलाते हैं, देखिए। तो ये इसी वजह से, उस ऐड की वजह से भी अभी हमारे देश में देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल भी अब ये खत्म हो गया है। जो अपाइज होता था, पल्स पोलियो, जो पैरों में पोलियो हो जाया करता था, वो बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 कहीं पे नजर आते हैं, वो भी अब नहीं है के बराबर है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, देहातों तक आबरिसानी मंसूबा शुरू किया गया। तो दूसरा सवाल है देहातों तक। तो जवाब का पहला पॉइंट है, भारत सरकार के 5 साला मंसूबों में देही इलाकों की तरक्की को अहमियत दी गई। दूसरा पॉइंट है, देही इलाकों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, इस वजह से सेहत आमा का मसला था, यानी वहाँ बीमारियां इसी वजह से होती थी, पानी की वजह से। तीसरा है, रियासत महाराष्ट्र बनने के बाद हुकूमत महाराष्ट्र ने देही आब रिसानी और आवाम की सेहत के मसाइल पर तवज्जो दी। चौथा पॉइंट है, देही इलाकों में कुएं खोदने और नल के जरिए लोगों को पानी फराहम करने के लिए हुकूमत ने देही आब रिसानी मंसूबा शुरू किया। अब अगला सवाल यहाँ पर है, हुकूमत हिंद ने समाजी बहबूद का मुहिकमा कायम किया। तो ये एक्स्ट्रा मालूमात में है बच्चों ये सवाल। और जवाब का पहला पॉइंट है, भारतीय समाज में मुआशी, समाजी, तालीमी और तहजीबी अदम मुसावात बड़े पैमाने पर है। आज़ादी के बाद इस सूरत हाल को बदलना जरूरी था। दूसरा पॉइंट है, ख्वातीन, बच्चों, माजूरों, दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल अकलियती तबकात तक तरक्की के मौके पहुंचाना जरूरी था। तीसरा पॉइंट है, दस्तूर हिंद ने मुसावात का असूल और फलाही रियासत को इख्तियार किया है, इस वजह से हालात को बदलने और कमजोर तबकात की तरक्की के लिए हुकूमत हिंद ने 14 जून 1964 को समाजी बहबूद का आज़ाद मुहिकमा कायम किया। एक्स्ट्रा मालूमात में ये भी सवाल है, वालिदैन के बे औलाद होने के मसले का हल मुमकिन हो गया। कैसे मुमकिन हुआ? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारतीय खानदानी निज़ाम में औलाद का ना होना बड़ा मसला समझा जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस मसले को टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी ने शिकस्त दी है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे 1978 में 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के जरिए मसनूई तरीके से हमल ठहराने का पहला कामयाब तजुर्बा किया। इस वजह से औलाद की ख्वाहिश रखने वाले वालिदैन के लिए राह निकल आई है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है बच्चों? ये जो है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे देखो शाहरुख खान का तीसरा बच्चा, देखो आमिर खान का तीसरा बच्चा, ये लोग ने टेस्ट ट्यूब बेबी से ही लाए हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, मंदरजा झेल सवालों के मुफस्सिल जवाबात लिखिए। तो पहला है यहाँ पे, दस्तूर की रोह से जिन वजूहात की बिना पर तफरीक करने की मुमानियत है उन्हें बयान कीजिए। तो यहाँ पे
जवाब का पहला पॉइंट है कि भारतीय समाज में मजहब, जात वगैरह की बुनियाद पर भेदभाव किया जाता है। दूसरा है अदना जात के लोगों की जिंदगी गुर्बत में बसर होती थी, उन्हें किसी भी किस्म का हक हासिल नहीं था। तीसरा, आजादी मिलने के बाद भारत का दस्तूर तैयार किया गया। चौथा पॉइंट, दस्तूर ने मुसावात का उसूल तस्लीम किया, जिसकी रोह से मजहब, नस्ल, जात, जिन्स, जुबान या जाए पैदाइश की बुनियाद पर शहरियों में तफरीक करने की मुमानियत है। अब अगला सवाल यहाँ दूसरा है, समाजी बहबूद के प्रोग्राम के मकासद बयान कीजिए। समाजी बहबूद, तो यहाँ पर देखिए जवाब है कि समाजी बहबूद प्रोग्राम मकासद हस्बे झेल है। पहला पॉइंट है फलाही रियासत बनाना। दूसरा पॉइंट है भारतीय शहरियों को मुकम्मल रोजगार देना। तीसरा पॉइंट है तबी सहूलियात मुहैया करना, यानी दवा वगैरह की जरूरतों को पूरा करना। चौथा है तमाम शहरियों को तालीम और तरक्की के मौके फराहम करना। अब अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, देही तरक्की की राह में हायल रुकावटों की वजाहत कीजिए। देही तरक्की के हम तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर कि मुआशी पेशों की तरक्की देना। दूसरा पॉइंट है समाजी जरूरियात और सहूलतों को फरोग देना। तीसरा पॉइंट है सकाफती, समाजी और नजरियाती तब्दीली लाना। अब यहाँ पे चौथा भी पॉइंट है, यहाँ पे दस्तूर में मंदरजा झेल शहरियों के हकूक के सिक्कों के लिए क्या असरत हुए। तो ये एक्स्ट्रा मालूमात में चौथा सवाल हम दे रहे हैं। जवाब है दस्तूर हिंद में शहरियों के हकूक की शक्कें दर्ज की गई हैं, इनके दर्जे झेल असरात हुए। पहला पॉइंट है जात पात के निज़ाम की हदबंदियों का खात्मा हुआ है। दूसरा पॉइंट है मौरूसी पेशे के नजरिए को खत्म करने में मदद मिली है। तीसरा पॉइंट है जिंदगी के तमाम शोबों में तब्दीलियों का आगाज हुआ। होटल, पार्क जैसे अवामी मुकामात पर जात, नस्ल में तफरीक न करते हुए सबको अंदर जाने की आज़ादी हासिल हुई। रेलवे के तीसरे दर्जे को ख़त्म कर दिया गया। चौथा पॉइंट है कि आम इंसान हुकूमत के फैसलों के खिलाफ इजहार राय करने लगा। और यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पर पांचवा, ये भी एक्स्ट्रा मालूमात में है, वजारत समाजी बहबूद के तहत कौन से प्रोग्राम पर अमल किया जाता है। तो जवाब का यहाँ पे पहला पॉइंट है कि तग़ज़िया और बच्चों की नशोनुमा। दूसरा पॉइंट है समाजी तहफ़्फ़ुज़। तीसरा पॉइंट है ख़वातीन की फलाह व तरक्की। चौथा पॉइंट है यहाँ पे दर्जे फहरिस्त ज़ात व कबाइल और अक़लियती तबक़ात की तरक्की। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में छठा सवाल है कि दर्जे फहरिस्त ज़ात व कबाइल की तरक्की के लिए हुकूमत ने कौन सी कोशिशें की। तो यहाँ पे उसका पहला पॉइंट है आज़ाद समाजी बहबूद महकमा कायम किया। दूसरा है कई किस्म की तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद किया। तीसरा पॉइंट है कानून बनाकर पार्लियामेंट और कानून साज असम्बलियों में नशिस्तें महफूज करके नुमाइंदगी दी। चौथा पॉइंट है इस तबके के बच्चों को तालीम में रिजर्वेशन देकर उन्हें वज़ाइफ दिए गए। छठा सवाल भी है एक्स्ट्रा मालूमात में, जयपुर फुट टेक्नोलॉजी से माजूरों को क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है कि माजूर अफराद को ना हमवार जमीन पर चलने और दौड़ने में आसानी हो गई। दूसरा है साइकिल चलाना और दरख्त पर चढ़ना मुमकिन हो गया। तीसरा है पॉइंट खेती बाड़ी करने को कोई बेमाई करने में सहूलत हो गई। चौथा है यहाँ पर पॉइंट दो जानू या पाँव मोड़ कर बैठना और गीले मुकामात पर काम करना मुमकिन हो गया। अगला यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात का सवाल है बच्चों आठवां, शहरों की जानिब आने वाली आबादी को रोकने की तदाबीर बयान कीजिए। तो जवाब है यहाँ पर जिसका पहला पॉइंट है कि छोटे छोटे गाँव में रोजगार पैदा करने चाहिए। दूसरा है गांव और शहर और अमीर गरीब की मुआशी तरक्की के तवाज़ुन को कायम रखते हुए तरक्की को फरोग देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बड़े शहरों के बढ़ने पर काबू रखने की कोशिश करना चाहिए। चौथा है शहरों और गाँव में ज़रूरी खिदमात और सहूलियात फराहम करना चाहिए। अगला सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों, नवा देही इलाकों ने अब तक शहरी इलाकों को क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे जवाब का पहला पॉइंट है कि देही इलाकों ने अनाज, सब्जी, तरकारी और दीगर खाम माल की पैदावार करके शहरी इलाकों की ज़रूरियात को पूरा किया है। दूसरा पॉइंट है शहर के सन्नती शोबों को मजदूर फराहम किए हैं। तीसरा पॉइंट है कुदरती वसाइल की हिफाजत की है। अब यहाँ पे 10वां सवाल भी है एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों, देही इलाकों में किन कामों के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बिजली की पंप की जरूरत होती है।
दूसरा पॉइंट है दूध और अंडे जैसी जल्द खराब हो जाने वाली चीजों को महफूज रखने के लिए बिजली की जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट है फलों और सब्जी तरकारी के तहफ्फुज के लिए। चौथा पॉइंट है खाद का मंसूबा जारी करने के लिए। पांचवा है तलबा को रात के वक्त मुताला करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। और छठा है पंखा और टीवी के लिए बिजली की जरूरत होती है। अब 11वां और आखिरी सवाल है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मालूमात का सवाल है कि देही इलाकों में बिजली की फराहमी के सिलसिले में जो पेश रफ्त हुई है उसकी मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है पहले 5 साला मंसूबे में 3000 देहातों को बिजली फराहम की गई। दूसरा पॉइंट है 1973 में ये तादाद 1,38,664 तक पहुंच गई। और 1966 में, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, 1966 से पंप और ट्यूब वेल के लिए ज्यादा बिजली फराहम करने का मंसूबा बनाया गया। चौथा पॉइंट है 1969 में ग्रामीण व विद्युतीकरण निगम यानी देही बिजली फराहमी कारपोरेशन कायम किया गया। पांचवा पॉइंट है महाराष्ट्र और दीगर 4 रियासतों में ग्रामीण विद्युती यानी जो ये लाइट वगैरह होती है उसको कहते हैं करंट सहकारी संस्था का कयाम अमल में आया। अब यहाँ पे ये सवाल है कि कौन सी रेलगाड़ी में एक ही किस्म के डब्बे हैं। तो जवाब है यहाँ पर पूना मुंबई सिन्नगढ़ एक्सप्रेस और मुंबई कोलकाता के दरमियान चलने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस में एक ही किस्म के डब्बे हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने में रेल के डिब्बों के कितनी किस्में थी। तो जवाब है यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने में रेल के डिब्बों में 4 किस्म के दर्जे हुआ करते थे। पहला फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास। तो तीसरा सवाल है रेल के डिब्बों की किस्मों का मुआवजा किससे और क्यों किया गया। तो जवाब का पहला पॉइंट है रेल के डिब्बों की किस्मों का मुआवजा भारतीय समाज से किया गया है, क्योंकि दूसरा पॉइंट है इस समाज निजाम में जिस तरह तीसरे और चौथे दर्जे वालों को समाज में बहुत कम सहूलतें होती हैं, इसी तरह तीसरा रेल के तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को बराए नाम जबकि ऊपर के दर्जे वालों को ज्यादा सहूलतें दी जाती थी। तीसरे दर्जे की मुसाफिरों की तरफ रेलवे का हकारत की निगाह से देखना भारतीय समाजी निजाम में आला तबके जैसा ही था। अब यहाँ पे छठा दरसी किताब का सवाल है कि हफ्जा ने सेहत के शोबे में भारत में होने वाली अहम तब्दीलियों का मुख्तसर जायजा लीजिए। तो जवाब है कि भारत के अवाम के रहन सहन के मयार को बेहतर बनाने और सेहत आमा में इस्लाह करने के लिए आज़ादी के बाद कई इकदाम किए गए, जिसका पहला पॉइंट है कि महकमा सेहत व समाजी बहबूद के जरिए इब्तदाई तबी खिदमात यानी प्राइमरी हेल्थ सर्विस फराहम की गई। दूसरा पॉइंट है एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और कुदरती तरीक़ेकार इलाज यानी नेचुरोपैथी को मंजूरी देकर सेहत आमा के लिए मजबूत कदम उठाया गया। तीसरा पॉइंट है डॉक्टर एन गोपीनाथ की क़यादत में कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी की गई। चौथा इसका पॉइंट है कि डॉक्टर प्रमोद सेठी के जयपुर फुट के दरियाफ्त से माजूरों के लिए मसनूई आज़ा तैयार किए जाने लगे। पांचवा पॉइंट है डॉक्टर जानी और डॉक्टर मोहन रॉय ने गुर्दे की कामयाब पेबंदकारी की। छठा पॉइंट है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की जेर निगरानी टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाब तजुर्बा किया गया। सातवां है पोलियो, खसरा, खनाक वगैरह जानलेवा अमराज पर काबू पाने के लिए हिफाजती टीका मुहिम शुरू की गई। आठवां पॉइंट है 1995 में पल्स पोलियो हिफाजती टीके की मुहिम शुरू की गई। अब अगला सवाल है, यहाँ पे दर्जे झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब देना है। यहाँ पर सवाल पहला है अजतमाही तरक्की मंसूबे के तहत कौन से मंसूबे तैयार किए गए, इन मंसूबों के क्या मकासद थे। तो जवाब है देही इलाकों की तरक्की के लिए अजतमाही तरक्की मंसूबा यानी शुरू किया गया। तो अलिफ में है कि इस मंसूबे के तहत दर्ज झेल स्कीमें तैयार की गई। तो पहला पॉइंट है जिसका ज़राअत की तकनीक तब्दील करना। दूसरा पॉइंट है इसका आबपाशी में इजाफा करना। तीसरा है तालीम को फ़रोग देना। चौथा ज़मीनी इस्लाहात के कानून मंजूर करना। अब बे में इन स्कीमों के मकासद हस्बे झेल हैं। पहला है कि ज़रूरी पैदावार में इजाफा करना। दूसरा देही इलाकों में नकल व हमल को फ़रोग देना, यानी देहातों वगैरह में जो गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल होता है उसे नकल हमल कहते हैं। तीसरा तब्बी सहूलियात में इजाफा करना यानी दवा वगैरह की सहूलत देना। चौथा है तालीम को फ़रोग देना यानी स्कूल कॉलेज अच्छे से खोलना। पांचवा है देही इलाकों में मुआशी तरक्की को तरजीह देना यानी काम वगैरह जो भी है उसके हिसाब से भी तरक्की देना। अगला सवाल है 3, देही इलाकों में खुसूसी तवज्जो देने की क्या जरूरत है।
ये एक्स्ट्रा मालूमात का सवाल है बच्चों, ये दोनों भी। तो जवाब है आजादी से कब्ल के जमाने से देही इलाके बेतवज्जी का शिकार रहे हैं। देही इलाकों में दर्ज झेल अमूर की कमी है। पहला है कि अवामी सफाई और सेहत आमा की सहूलतें नाकाफी हैं। दूसरा पॉइंट है साल भर पीने के पानी की फराहमी नहीं होती। तीसरा है बैतुल किला नहीं होते। चौथा है ढकी हुई नालियों की कमी है। और पांचवा है तंग गलियां हैं। छठा बिजली की फराहमी में कमी है। सातवां इलाज मुआवजे की सहूलियात की कमी। आठवां है इब्तिदाई से आला तालीम और मयारी तालीम फराहम नहीं है। नौवां है यहाँ पॉइंट तफरी गाहों और लाइब्रेरियों की कमी है। ये और इस तरह के कई दिगर मसाइल की वजह से आज देही इलाकों पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। तो यहाँ पर सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, आपके इलाके की किसी बुजुर्ग से मुसाहिबा करते हुए मंदरजा झेल नुकात पर गुफ्तगू कीजिए। दूसरा है घरों की साख्त में होने वाली तब्दीली। तीसरा है ज़रात में होने वाली तब्दीलियां। चौथा है गाड़ियों की दस्तयाबी। तो ये बच्चों ये सरगर्मी आपको खुद से अपने ओन से करना है, तो इस पे नोट्स बनाइए और खुद से इसे मुकम्मल करिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सबक पूरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि उन्हें भी घर बैठे कोई डाइजेस्ट खरीदे बिना सारे सवालों के जवाबात मिल जाएं और वो आसानी से कामयाबी हासिल करें। इस लेसन के मुतालिक कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।